मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और जब उनकी सोची हुई चीज असलियत में नहीं होती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार ऐसे ख्याली पुलाव बनाए होंगे या ऐसी चीजें एक्सपेक्ट की होंगी जो असलियत में नहीं हुई। जब ऐसा होता है तब काफी दुख लगता है ना। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही लड़की की स्टोरी समझेंगे जो हमेशा ख्याली पुलाव बनाती रहती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही अजीब सा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस और ये ए आर बार्टन ने लिखा है। मिस्टर ए आर बार्टन एक ब्रिटिश राइटर थे जो कि ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास लाइफ के बारे में लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे। वो अपनी स्टोरीज में ज्यादातर टीनेजर्स की रियलिटीज दिखाते थे और कैसे उनके अलग अलग सपने होते हैं। उन्होंने गोइंग प्लेसेस स्टोरी में भी ये दिखाया है कि कैसे यंग पीपल के बहुत ही बड़े बड़े सपने होते हैं पर रियलिटी बहुत ही अलग हो सकती है। ये स्टोरी इंग्लैंड की एक वर्किंग क्लास एरिया में सेट है और वहां के एक स्मॉल क्राउडेड हाउस में जहां पर 5 लोगों की फैमिली रहती है। अब इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है सोफी जो कि क्लास 12th में पढ़ती है और एक दिन वो अपनी फ्रेंड जैंसी के साथ स्कूल से घर वापस आ रही होती है और रास्ते में ही वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि जब मेरा स्कूल खत्म होगा तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। तो जैंसी उसे कहती है कि बुटीक खोलने में पैसे लगते हैं, वो आसानी से नहीं खुलती। ये सुनने के बाद सोफी अपने सपने अलग अलग तरीके से बदलती है। वो पहले कहती है कि अच्छा चलो मैं फिर शॉप मैनेजर बन जाऊंगी और काम करके पैसे जोड़ने के बाद मैं एक बुटीक खोलूंगी। तो जैंसी कहती है कोई भी तुम्हें सीधा मैनेजर नहीं बना देगा, पहले तुम्हें एक छोटी सी नौकरी ही करनी पड़ेगी। तो वो कहती है चल मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो कहती है नहीं मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी और मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। अब बच्चों, मैरी क्वेंट एक इंग्लैंड की बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थी। तो सोफी कहती है मैं उसकी तरह बन जाऊंगी और पैसे जोड़ने के बाद आखिर में अपना एक बुटीक ही खोलूंगी। अब वो दोनों सोफी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और सोफी जैंसी को बाय करके अपने घर के अंदर चली जाती है और जाते ही वो अपने फादर को कहती है कि अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। उसके फादर जो एक डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, उनका मुंह खाने से भरा होता है और वो अपने भरे हुए मुंह से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसे आए तो तुम हमें एक अच्छा सा सुंदर सा घर खरीद के दोगी। अब फादर की जो चेयर होती है उसके पीछे एक छोटा सा लड़का होता है जो कि सोफी का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है डेरेक। वो अपने फादर को कहता है कि सोफी को लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं और जैसे ये कन्वर्सेशन चल रही होती है उनके पीछे सोफी की मदर सिंक में झुक के काम कर रही होती है। अब इस सीन से हमें ये पता लगता है कि सोफी पुअर वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके फादर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते थे। उनके घर के हालात से ये लगता था कि वो काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और उनका जो घर था वो काफी छोटा सा था। अब सोफी दूसरे कमरे में चली जाती है जहां पर उसका बड़ा भाई जेफ बैठा होता है। जेफ एक मैकेनिक होता है और वो 3 साल से अपनी मैकेनिक की जॉब कर रहा होता है और वो उस कमरे में अखबार के ऊपर अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स रख के उनको रिपेयर कर रहा था और उसके हाथ जो थे वो इंजन ऑयल से कवर्ड थे। जो जेफ होता है वो बहुत ही क्वाइट नेचर का होता है और उसकी इस नेचर से सोफी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि वो सोचती है कि जब भी जेफ क्वाइट होता है वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया होता है जहां पर मैं कभी भी नहीं पहुंच सकती हूँ। और जो जेफ होता है वो अपने घर से काफी दूर जॉब करने जाता है डेली। और सोफी ये भी सोचती है कि जेफ रोज अलग अलग लोगों से मिलता होगा और वो अलग ही दुनिया को देखता होगा जब अपने काम पे जाता होगा। अब इससे हमें ये पता लगता है कि सोफी ने अपने घर के आसपास की दुनिया को देखा हुआ है, वो ज्यादा बाहर नहीं गई है। और सोफी ये इमेजिन करती है कि जेफ जब भी काम पे जाता होगा वो कैसी लाइफ देखता होगा और वो भी जेफ के साथ घूमना चाहती है। बट उसको पता है कि उसके फादर उसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे और जेफ भी उसको कभी भी घुमाने नहीं लेके जाएगा क्योंकि वो सोचता है कि मैं अभी काफी छोटी हूँ। अब सोफी असली में जेफ के साथ तो घूम नहीं सकती है और वो ये इमेजिन करती थी कि कैसे वो बाइक पे जाते होंगे, जेफ ने ब्लैक लेदर जैकेट डाली होगी और उसके पीछे वो येलो ड्रेस डाल के बैठी होगी और कैसे दूसरे लोग उसको चीयर कर रहे होंगे। अब अचानक से सोफी जेफ को बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली। अब बच्चों, डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस आयरिश फुटबॉलर था और जेफ जो था वो डैनी कैसी का एक बहुत ही बड़ा फैन था। अब सोफी की ये बात सुनने के बाद जेफ बहुत ही ज्यादा डाउट करता है उसकी ये बात पे क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन ख्याली पुलाव बनाती रहती है और झूठ बोलती रहती है। तो अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए उससे पूछता है कि वो कैसा दिखता था, चलो मुझे ये बताओ। सोफी उसके ये क्वेश्चन को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि जेफ उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। अब सोफी डैनी कैसी की अपीयरेंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि उसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, उसका कद बिल्कुल मेरे बराबरी का था, उसकी आंखें बिल्कुल ग्रीन थी और बहुत खूबसूरत थी और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा जेंटल थी। ये सुनने के बाद भी जेफ जो होता है वो इस पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करता है, उसको अभी भी डाउट होता है। अब अगले सीन में क्या होता है, सोफी के जो फादर होते हैं वो बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और उनके साथ ही जेफ बैठा होता है। अब जेफ अपने फादर से पूछता है कि क्या तुम्हें सोफी ने बताया कि वो डैनी कैसी को मिली। तो ये सुनने के बाद फादर भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं पर वो सोफी की स्टोरी को वाइल्ड स्टोरीज कहते हैं और वो सोफी को कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत ही बड़ी ट्रबल में फंसोगी अगर तुम ऐसी ही वाइल्ड स्टोरीज बताती रही। इसके बाद सोफी बहुत कोशिश करती है दोनों को मनाने के लिए कि वो सच में डैनी कैसी से मिली थी। अब जो सोफी के फादर होते हैं वो टॉम फिने के बहुत बड़े फैन होते हैं जो कि एक फुटबॉल का लेजेंड था और उसने काफी जनरेशंस को इंस्पायर किया था। वो मानते थे कि टॉम फिने डैनी केसी से बहुत ही अच्छा प्लेयर था। पर जेफ अपने फादर को कहता है कि डैनी केसी भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है और अगर वो ऐसे ही खेलता रहा वो टॉम फिने से भी बड़ा लेजेंड बन जाएगा। अब सोफी अब भी उसी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे उसके फादर और जेफ इसकी बात को मान ले। वो बताती है कि कैसे वो एक बुटीक के बाहर डैनी केसी से मिली थी और उन्होंने काफी बात की थी और वो कहती है कि डैनी केसी ने उसे ये भी बताया कि वो ये वाली शॉप खरीदने वाला है। पर वो दोनों इस बात पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। जेफ फिर भी इस बात पे थोड़ा सा बिलीव कर रहा था बट उसको अभी भी काफी डाउट ही
पार्टी था। अब सोफी जेफ के कमरे में जाती है और उसके कमरे में एक डिम सा लैंप जला होता है और उसकी दीवार के ऊपर डैनी केसी के काफी पोस्टर्स लगे हुए थे, जिससे ये पता लगता था कि जेफ डैनी केसी का एक बहुत ही बड़ा फैन था। अब सोफी जेफ को कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो जो मैं बात तुम्हें अभी बताऊंगी वो तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जेफ कहता है हाँ बताओ। वो अंदर से यही सोचता है कि कोई झूठ ही होगा। वो अपनी पूरी स्टोरी को बताती है कि कैसे वो एक बुटीक के बाहर डैनी केसी को मिली थी। वो एक बुटीक के बाहर से जा रही होती है और वो देखती है कि एक आदमी वहां पर खड़ा है और वो शॉप को देख रहा है। तो वो उसको बिल्कुल डैनी केसी की तरह लगता है। तो वो जाके उसको बुलाती है और पूछती है क्या तुम डैनी केसी हो? तो वो बोलता है हाँ। तो वैसे ही वो बातें करने स्टार्ट कर देते हैं और सोफी ये भी बताती है कि उसने डैनी केसी से ऑटोग्राफ भी मांगा था, बट उनके पास कोई भी पेन नहीं था और ना ही मेरे पास था। तो डैनी केसी उससे कहता है कि हम अगले वीक मिलेंगे और मैं तुम्हें तब ऑटोग्राफ भी दे दूंगा। अब ये सुनने के बाद जेफ कहता है कि हाँ वो जैसे असली में आएगा, और वो कहता है वो कभी भी नहीं आएगा। अब इस फैमिली की एक वीकली रूटीन होती है। वो हर हफ्ते एक फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं और इस वीक भी वो एक फुटबॉल का मैच देखने गए थे। सोफी का छोटा भाई डेरेक और उसके फादर वो इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे थे और जेफ दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैच देख रहा था। और जैसे ही वो मैच देख रहे होते हैं डैनी केसी एक बहुत ही शानदार गोल करता है और सभी उसे एक आयरिश जीनियस कहते हैं। और इस मैच के बाद सोफी और जेफ बहुत ही ज्यादा प्राउड होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद सोफी और जैंसी ऐसे ही स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में ही जैंसी सोफी से पूछती है कि क्या तुम डैनी केसी को मिली थी? तो सोफी ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि जैंसी को ये बात कहां से पता चली? तो जैंसी कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे बड़े भाई को बताया था, इसलिए मुझे ये पता लगा। ये सुनने के बाद सोफी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो हर्ट फील करती है क्योंकि वो सोचती है कि ये सोफी और जेफ के बीच की एक सीक्रेट बात थी, ये बाहर नहीं आनी चाहिए थी। तो सोफी जैंसी से पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई को जेफ ने और भी कुछ बताया था? तो जैंसी कहती है नहीं। ये सुनने के बाद सोफी फिर से खुश हो जाती है क्योंकि जेफ ने उनकी वो सीक्रेट बात किसी को नहीं बताई थी कि वो अगले हफ्ते डैनी केसी के साथ एक डेट पे जाने लगी है। अब देखो सोफी डैनी केसी के साथ एक डेट का ख्याली पुलाव बना के बैठी हुई थी। अब सोफी जैंसी को कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी, पर तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि लोग फिर मुझसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो मेरे फादर मुझे डांटेंगे। अब अगले हफ्ते सोफी उसी कैनाल के पास चली जाती है जहां पर उसने डैनी केसी के साथ मिलने का वादा किया था। वो वहां पर एक पेड़ के नीचे वुडन बेंच के ऊपर जाके बैठ जाती है और उस बेंच को उस एरिया में लवर्स पॉइंट कहा जाता है। वहां पर अक्सर कपल्स आके बैठते हैं। तो वो वहां पर बैठ के डैनी केसी का वेट करना स्टार्ट कर देती है। वो ये भी इमेजिन करती है कि कैसे अचानक से डैनी केसी यहाँ पर आएगा और मुझसे मिलेगा। वो उसके साथ मिलने का ही ख्वाब देखती रहती है और वो उस चीज को भी याद करती है कि कैसे वो एक दिन बुटीक के बाद डैनी केसी को मिली थी। अब बच्चों ये सब कुछ असलियत में नहीं हुआ था। वो कभी भी डैनी केसी को मिली तक नहीं थी। ये सारी चीजें उसने अपने दिमाग में ही बनाई हुई थी। पर देखो वो फिर भी आके डैनी केसी का वेट कर रही थी। अब कुछ देर वेट करने के बाद वो सोचती है कि मैं तब क्या करूंगी अगर वो नहीं आया। मतलब उसके मन में डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये भी चीज याद आती है कि कैसे जेफ ने बोला था कि वो कभी भी नहीं आएगा। अब वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और वो अपनी चेयर से उठ जाती है और उसको रियलिटी हिट करती है। उसको पता लग गया था कि डैनी केसी कभी नहीं आने वाला और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती है। वो ये भी सोचती है कि कैसे वो घर जाएगी और जेफ उससे काफी डिसअपॉइंटेड होगा। ये सोच के वो और भी दुखी हो जाती है। अब वो अपने दुखी चेहरे के साथ उस कैनाल से बाहर चली जाती है और वो एक गली में जाती होती है और वो देखती है कि उसके फादर की बाइक एक पब के बाहर खड़ी होती है। वो देख के वो थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और वो ये सोचती है कि शुक्र है वो घर पे नहीं है, अगर होते तो वो भी मेरे से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते। अब वो गलियों के बीच में से जब घर जा रही होती है वो रास्ते में भी यही इमेजिन करती रहती है कि कैसे वो एक बुटीक के बाहर डैनी केसी के साथ मिली थी और कैसे उसने उसको अगले वीक मिलने का वादा किया था। अब असलियत में देखो डैनी केसी ने उसको बिना मिले ही उसका काट दिया था। अब सोफिया के इस आखिरी ख्याली पुलाव से ही हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच समझ लेते हैं। इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है सोफी, जो कि एक टीनेज गर्ल थी जो कि अभी 12th क्लास में थी। वो एक पुअर वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। वो बहुत ही ज्यादा ड्रीमी थी और इमेजिनेटिव थी। वो हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती रहती थी और उसने जेफ की इंटेंशन पाने के लिए डैनी केसी के साथ मिलने का झूठ भी बोला था। दूसरी कैरेक्टर है जैंसी, जो कि सोफी की दोस्त थी। वो काफी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थी क्योंकि जब सोफी ने बोला था कि वो बुटीक खोलना चाहती है, जैंसी सोफी को एक रियलिस्टिक टच देती थी कि कैसे वो चीजें असलियत में बहुत मुश्किल है, सिर्फ सोचनी आसान है। और जैंसी को ये पता था कि चाहे वो जितना मर्जी सोच लें, उनको आखिर में आके उस एरिया की फैक्ट्री में ही वर्क करना है। इस चैप्टर का तीसरा मेन कैरेक्टर है जेफ, जो कि सोफी का बड़ा भाई था। वो काफी शांत रहता था और काफी मिस्टीरियस था और वो एक मैकेनिक था। इस चैप्टर का आखिरी कैरेक्टर स्केच है डैनी केसी, जो कि एक फेमस आयरिश फुटबॉलर था और डैनी केसी को सोफी अपनी इमेजिनेशन में मिली थी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ मेजर थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में थीम्स के क्वेश्चन का आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस चैप्टर का मेजर थीम है ड्रीम वर्सेस रियलिटी, कैसे सोफी बड़े बड़े सपने देखती रहती है या अपने ख्याली पुलाव में ही घूमती रहती है, बट रियलिटी बहुत हार्श है। इस चैप्टर का दूसरा थीम है टीनेज फैंटेसी, कि कैसे जब पीपल यंग होते हैं तो वो अपने अनरियलिस्टिक फ्यूचर्स को ही सोचते रहते हैं। जैसे सोफी एक बुटीक खोलने का सपना देख रही थी और कैसे वो डैनी केसी के साथ डेट पे जाने का सपना देख रही थी। इस चैप्टर का तीसरा थीम है सोशल क्लास। इसमें क्लासेस का डिफरेंस भी बताया हुआ है कि कैसे जो एक वर्किंग क्लास की फैमिली होती है उनकी थिंकिंग कैसे होती है, क्योंकि वो असलियत में वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। जैसे सोफी थी तो वो सिर्फ ये चीजें इमेजिन कर पाती है। इस चैप्टर का आखिरी थीम है एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब जो सोफी
होती है वो अपनी रियलिटी से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए वो अपनी इमेजिनेशन यूज करती रहती थी ताकि वो अपनी इस ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर जा सके। उसको अपनी इमेजिनेशन से ही खुशी मिलती थी और इस रियलिटी से एक एस्केप मिलता था। और यहीं पर हमारे थीम्स खत्म होते हैं। अब इस चैप्टर से हमें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है। सबसे पहला मैसेज हमें ये मिलता है कि ड्रीम्स बहुत जरूरी होती हैं, पर वो ड्रीम्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर हम अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ही देखते रहेंगे, हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट और दुख ही मिलता रहेगा, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और इस चैप्टर का दूसरा मेन मैसेज ये है कि अगर हम अपने ख्याली पुलाव में ही खोए रहेंगे, हमारी फैंटेसीज में ही खोए रहेंगे, हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अगर हमें कोई चीज असलियत में चाहिए तो हमें उस चीज के लिए एक्शन डालना पड़ेगा। और इसी मैसेज के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको एक शॉर्ट्स का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको इस चैप्टर के मेजर कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।